जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्यों के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत आज हम लोग ऊष्मा का स्थानांतरण या दूसरे शब्दों में इसको हम लोग ऊष्मा का संचरण कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ही ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की मुख्यतया तीन विधियां होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा तीन विधियों से जाता है, जिसमें पहली जो विधि होती है उसको हम कहते हैं चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड। पहला जो मेथड होता है वो होता है कंडक्शन मेथड। इसके बाद दूसरी जो विधि होती है उसको हम कहते हैं संवहन विधि। संवहन विधि जिसको हम कॉन्वेक्शन मेथड कहते हैं, और इसके बाद तीसरी जो विधि होती है उसको हम कहते हैं विकिरण विधि। तो विकिरण विधि को हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। तो इन सब के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी क्षण की अस्थायी अवस्था क्या होती है, फिर ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम चालन विधि का अध्ययन करें। अब जरा देखिए, अगर कोई धातु की छड़ हो, ध्यान से देखें, अगर कोई धातु की छड़ हो और धातु की छड़ के एक सिरे को हम गर्म करते हैं ना, तो आप यह देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो दूसरा वाला सिरा है ये भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो होता ये है, जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ का निर्माण या ठोस का निर्माण कह लीजिए या धातुओं का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये कहें कि इस क्षण का एक अणु ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, इसी तरह से ये अणु हैं। तो जानते हैं इसमें क्या होता है, जब बाहर से हम ऊष्मा देते हैं ना, तो इसका एक अणु बाहर से दी जाने वाली ऊष्मा को ले लेता है और ले करके यह ऊष्मा दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवें को देता है, और इस प्रकार ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को ही हम चालन विधि कहा करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक अणु ऊष्मा का अवशोषण करके अपनी ऊष्मा दूसरे अणु को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है। इस प्रकार ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन विधि कहलाती है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि चालन विधि से ऊष्मा का संचरण प्रायः धातुओं में होता है। आप देखिएगा, लोहे का अगर कोई छड़ हो तो उसका एक सिरा गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। आप देखते हैं लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बन रही हो और फिर एक लोहे का बेलचा होता है या पलटा होता है जिससे उसको चलाया जाता है सब्जी वगैरह को, तो आप देखते हैं कि जिस पलटे से चलाते हैं कुछ समय के बाद वो भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन विधि से ही गर्म होता है। अब एक प्रश्न ये है कि अगर बीच में से इसको काट दिया जाए, मान लीजिए ये छड़ है, इस छड़ को हम बीच में से काट दिए और बीच में से काटने के बाद अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या ये ऊष्मा यहाँ तक जा पाएगी? ये ऊष्मा नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ
कि चालन विधि से ऊष्मा का संचरण प्रायः ठोसों में होता है और ये भी मुख्यतया धातुओं में होता है। तो ये ऊष्मा चालन की या ऐसे कह लीजिए ऊष्मा संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण की ये चालन विधि थी। अब इसके बाद हम आपको विकिरण विधि के बारे में अब हम आपको संवहन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो संवहन विधि क्या है, जरा इसके बारे में देखिए। सपोज कीजिए ये कोई पतीली है और इस पतीली में पानी रखा गया है या कोई द्रव रखा गया है, कोई भी द्रव रखा गया है और इसको हम यहाँ गर्म करते हैं। देखिए यहाँ इसको जो है गर्म किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म करते हैं तो होता है, ये गर्म करने का मतलब बाहर से ऊष्मा देते हैं। तो जब बाहर से ऊष्मा देते हैं ना, तो द्रव का कोई अणु इस ऊष्मा को लेता है और इस ऊष्मा को लेकर के यहाँ से अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ आ जाता है। और पड़ोस का वह अणु जिसकी ऊष्मा इस अणु से कम थी, वो अणु अब इसके स्थान पर आ जाता है। चूंकि हम बाहर से लगातार ऊष्मा दे रहे होते हैं, तो जब ये ऊष्मा पा जाता है, पर्याप्त इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो फिर ये अपने स्थान को छोड़ करके यहाँ चला जाता है। अब इसके स्थान पर फिर तीसरा अणु आता है, वो गर्म होकर के यहाँ चला जाता है। और इस प्रकार जानते हैं क्या होता है, द्रव के जितने भी अणु होते हैं जिनकी ऊष्मा कम होती है या गतिज ऊर्जा कम होती है, वो धीरे धीरे यहाँ आते रहते हैं और बाहर से दी जाने वाली ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके फिर ऊपरी तल पे पहुंचते रहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि संवहन विधि कहलाती है। तो ऊष्मा संचरण की ये जो संवहन विधि है, यह संवहन विधि जो है प्रायः द्रवों में होता है। और हम आपको बता दें कि द्रव के साथ साथ गैसों में भी ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखना है ये। तो सबसे पहले हम लोग संवहन विधि की परिभाषा देखें। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कोई अणु बाहर से दी जाने वाली ऊष्मा को लेकर के अपने स्थान को छोड़ करके ऊपर चला जाता है और फिर इसके स्थान पर कोई दूसरा अणु आता है, वो ऊष्मा लेकर ऊपर चला जाता है। फिर तीसरा अणु आता है, वो ऊष्मा लेकर के ऊपर चला जाता है। और इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण जब लगातार होता है, तो इस बर्तन में भरा हुआ पूरा का पूरा द्रव जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। और संवहन विधि से ऊष्मा का जो संचरण होता है वो सामान्यतया द्रव और गैस दोनों में होता है। अब हमको यह देखना है कि अगर इसका बीच वाला भाग हम काट दें, सपोज कीजिए ये ऊपर वाला भाग अलग है, नीचे वाला भाग अलग है और ऊपर वाले भाग का नीचे वाले भाग से कोई संबंध नहीं है, तो अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने से ऊपर वाला जो बर्तन है क्या उसमें रखा हुआ पानी गर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। गर्म तब होता जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते। अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो इसको कितना भी गर्म करेंगे तो ऊपर वाला गर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संवहन विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चालन विधि से भी ऊष्मा के संचरण के लिए ये कह लीजिए
कि चालन विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन विधि से भी ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण केवल ठोसों में होता है, जबकि द्रव और गैस दोनों में संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। अब इसके बाद तीसरी जो विधि आती है, तीसरी विधि का नाम है विकिरण विधि, यानी रेडिएशन मेथड। तो अब विकिरण विधि के बारे में हम लोग पढ़ें कि यह विकिरण विधि क्या होती है। तो विकिरण विधि में होता ये है कि जैसे मान लीजिए इस समय जाड़े का दिन है और देखते हैं कि कमरे में लोग जो है वो रूम हीटर कहीं किनारे रख देते हैं और आराम से सो जाते हैं। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा कमरा ही गर्म हो जाता है। लेकिन गांव में या जहां पढ़े लिखे कम लोग हैं वहां थोड़ी सी मूर्खता कर देते हैं। देखिए समाज पढ़ लिख करके कहाँ चला गया है, सभी लोग विद्वान हो गए हैं। लेकिन आए दिन हमेशा आप देखते हैं जाड़े के दिनों में इस तरह की घटना आपको सुनने को मिलती है कि पता चला कि अंगीठी जलाए। अंगीठी समझ रहे हैं आप लोग ना, अंगीठी जिसको गांव में बोरसी भी कहते हैं, उसमें जो है ये लकड़ी का बुरादा या धान की भूसी वगैरह रख करके उसमें आग जला देते हैं। तो आग जलाने के बाद जब वो जल जाता है तो वो ऐसी आग होती है कि वो आग कभी जल्दी बुझती ही नहीं है, वो हमेशा जलती रहती है और उसमें लौ भी नहीं निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। लेकिन जब वो जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की काफ़ी जहरीली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है जो काफ़ी जहरीली गैस होती है। तो उसमें होता ये है कि लोग कमरा बंद कर देते हैं और कमरा बंद करके आराम से सो गए। घर में पति पत्नी बच्चे और जितने भी लोग हैं घर के लोग सब लोग सो गए और पता चला कि अंगीठी है, अंगीठी रखे हैं कि पूरा कमरा गर्म होगा। और उसमें जब अंगीठी जलने लगती है तो जब लकड़ी का बुरादा और धान की भूसी जलती है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हैं, जो सफेद रंग का धुआं निकलता है वो बहुत हानिकारक धुआं होता है, वही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन जो काले रंग का धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम जहरीला होता है। तो अब वो जब सांस लेते हैं, रात में सो गए, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से अंदर जाता है और अंदर जाकर के फेफड़े में भर जाता है। इस प्रकार श्वासावरोध हो जाता है, यानी फेफड़ा काम करना बंद कर देता है और लोग रात में मर जाते हैं। आप देखते हैं हर साल जाड़े में कम से कम 1-2 न्यूज इस तरह के आ जाते हैं कि घर में अंगीठी जला करके रखने से लोग मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अगर कर रहे हो तो अब जो है, या अगर मान लीजिए सूर्य भगवान है, जब सूर्य भगवान जलते हैं तो उनकी ऊष्मा हम लोग तक आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सूर्य और हम लोगों के बीच में कोई छड़ रखा गया है, या क्या बीच में पानी रखा गया है कि पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से हम गर्म हो जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम विकिरण विधि में हम आपको बता दें कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को ही विकिरण विधि कहते हैं। इसका उदाहरण यही होगा कि सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी पर आना, कमरे के एक भाग में कमरे के एक भाग में रूम हीटर गर्म होने से, रूम हीटर चलने से पूरे कमरे का गर्म हो जाना। अगर यही नहीं, कमरे में सपोज कीजिए लोहे का कोई टुकड़ा जो बहुत गर्म है, उसको ला करके अगर रख दिया जाए तो लोहे का टुकड़ा तो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन घर का पूरा वातावरण जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा का जो संचरण हो रहा है यह विकिरण विधि है, और विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण प्रायः गैसीय माध्यम में होता है, गैसों में होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो इस प्रकार आज आपने ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों का अध्ययन किया, चालन, संवहन और विकिरण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
क्षण की अस्थाई अवस्था होती है। अस्थाई अवस्था, तो अस्थाई अवस्था यानी कि यह स्टडी स्टेट कहलाता है। तो स्टडी स्टेट क्या होता है, क्षण की अस्थाई अवस्था क्या होती है, इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें। जब छड़ को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, लोहे का छड़ है, देखते हैं लोहे की छड़ को जब गर्म करते हैं तो गर्म होते 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 वो धीरे धीरे जो है लाल हो जाता है। तो इस प्रकार होता ये है कि जब लाल हो जाता है और इसके बाद अगर हम उसको उष्मा देना चाहें तो वो उष्मा ग्रहण नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि छड़ की वह अवस्था जिसमें छड़ का कोई भी भाग उष्मा देने पर वह उष्मा का अवशोषण नहीं करता है, तो छड़ की इस अवस्था को ही हम छड़ की अस्थाई अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को उष्मा चालकता गुणांक पढ़ना है। यह उष्मा चालकता गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और फिर इसके बाद ऊष्मीय प्रतिरोध के भी बारे में पढ़ना है। फिर हम लोगों को देखना है कि अगर छड़ों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो क्या होगा, छड़ों को समांतर क्रम में जोड़े तो क्या होगा। फिर हमको किरचॉफ का नियम पढ़ना है, किरचॉफ का विकिरण संबंधी नियम पढ़ना है, स्टीफेन का नियम पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जिसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।